गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हाल है? समझ में आ रही है? काइनेटिक्स आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे। आज जो है अपन रेट लॉ को डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे बेटा? रेट लॉ को। रेट लॉ को डिस्कस करने के बाद तुरंत अपन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर चलेंगे। देन आफ्टर अपन चेक करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं बता चुका हूँ आपको कि अपन को सारी करनी है। फर्स्ट जीरो ऑर्डर हो गई, फर्स्ट ऑर्डर हो गई, सेकंड ऑर्डर हो गई, थर्ड ऑर्डर हो गई, यहाँ तक आप nth ऑर्डर भी चेक करोगे। शूडो ऑर्डर भी बताऊँगा, बहुत फाइन कंसेप्ट है, वो अपन चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप SST वगैरह के जो इम्प्लीमेंट वगैरह है, ठीक है नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई, वो सारी अपन देखेंगे। कोई दिक्कत? अभी तक तो यूँ मान के चलो कि आप 11th 12th वाला पोर्शन ही चल रहा है। ठीक है, अभी तो अपन एंटर ही नहीं करे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बस ये बेसिक के लिए, बिल्डअप करने के लिए। ठीक है कि नहीं है? अब समझना, रेट लॉ जो होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको बताई थी मैंने, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जो मल्टी स्टेप में होती हैं। ठीक है कि नहीं है? तो मान लीजिए कि ये अपनी एक रिएक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, और इसकी जो आरडीएस है, इसकी जो आरडीएस है, आरडीएस का मतलब हो गया रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप का मतलब क्या हो गया कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, मोर देन वन स्टेप में। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये रिएक्शन 4 स्टेप में हो रही है। 4 स्टेप्स में से ऐसी एक स्टेप होगी जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी। क्या कहा मैंने आपको कहा कि मल्टी स्टेप्स में से एक स्टेप ऐसी होगी जिसके ऊपर 90% या 90% से ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, वो आरडीएस कहलाती है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जनरल ट्रेंड में बोलूं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन आरडीएस होती है जनरल ट्रेंड में। जहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो आरडीएस होगी। लेकिन अगर आपको कोई स्लो स्टेप्स दी हुई है, क्या दी हुई है बेटा? कोई स्लो स्टेप्स दी हुई है, तो वहाँ पे अपन स्लो स्टेप को आरडीएस कंसिडर करते हैं। वैसे आरडीएस जो है अज्यूम करना आपके हाथ में है कि आप कैसे अज्यूम करोगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। ठीक है कि नहीं है? तो आरडीएस जो है अज्यूम करेंगे या फिर गिवन रहेगी। जब गिवन रहती है तो अपन को करना क्या है? अपन को करना यही है कि उस जो गिवन है उसको अपन आरडीएस मानेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो आ जाओ फटाफट, चलें स्टार्ट करें। तो देखो, आरडीएस जो है आपको बता चुका हूं क्या होती है आरडीएस। अगर मान लो कि आपको आरडीएस नोट नहीं गिवन है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। वो कैसे सीखोगे आप रिएक्शन वाइज जितनी ज़्यादा रिएक्शंस को आप यहाँ पे देखोगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस होने के बाद आप आरडीएस को पकड़ सकते हो कि कौन सी आरडीएस है मल्टी स्टेप्स में। ठीक है भाई? तो मान लीजिए कि इस रिएक्शन की आरडीएस जो है अपने पास ये बनी है XA YB और ZC। ये आरडीएस बन गई अपनी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बन गई। बन जाने तो आरडीएस। ठीक है, अब उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसमें रिएक्टेंट आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं, डजंट मैटर। आरडीएस तो आरडीएस है। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल। अगर आपने देखा हो तो यहां पे जब अपन रेट लिखेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट लिखिए जो। और रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल जो आरडीएस में कंपोनेंट पार्टिसिपेट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा के ए। जो स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इनकी पावर बन जाएंगी। स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटीजर वैल्यू हो सकती है और फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। घबराना नहीं है, नेगेटिव में भी आ सकता है इंटीजर। क्या आ सकता है बेटा?
नेगेटिव में भी आ सकता है इंटीजर। वो डिपेंड करेगी कि आप आरडीएस कैसी बना रहे हो, ठीक है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि आरडीएस में ऐसी स्पीसीज आ जाती है जो रिएक्शन में नहीं हो। कौन सी? जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ए बी सी डी 4 स्पीसीज है और यहाँ पे मैं लिख दूँ एम आ गया आरडीएस में। एम तो है नहीं, एम क्या है? इंटरमीडिएट हो गया। तो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन अपन को निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए दो मेथड दिए जाते हैं। एक तो एसएसटी मेथड दिया जाता है और एक इक्विलिब्रियम मेथड दिया जाता है। जब एसएसटी को स्टार्ट करेंगे तब समझूंगा, यानी कि ये आरडीएस जो है 11th-12th लेवल की है और वो आरडीएस अपने काम की आएगी, ठीक है कि नहीं है। लेकिन एक बार बिल्कुल जनरल ट्रेंड को समझाने के लिए इसको फॉलोअप करना पड़ रहा है अपन को कि एक बार बेसिक नॉलेज दूँ। तो देखो इधर ये अपने पास जो आई है ये आरडीएस आ गई है। क्या है बेटा? ये आरडीएस आ गई है, ये वाली। तो आपको दिख रहा, सॉरी, रेट लो आ गया है ये अपने पास। क्या आ गया? रेट लो। तो रेट लो कुछ भी नहीं है, रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल, क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है, क्या है? एक्सप्रेशन, जो किसको गवर्न करती है? विच गवर्न रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करती है और कोरिलेट करती है। रिलेट किसको भाई? रेट एंड concentration of species which take part in reaction। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है। और ये जो कंसंट्रेशंस की पावर है x प्लस वाई प्लस जेड, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास मान लो कि n आया, तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पावर अपन देखेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जरूरी नहीं है कि आपकी रेट लो ऐसे आए, रेट लो और भी तरीके से आ सकती है। सॉरी, रेट लो और भी तरीके से आ सकती है, जैसे के, ठीक है, ए K1 मान लो, K2 मान लो, बी और K3 ऐसे भी आ सकती है, ठीक है कि नहीं है? एक्स और वाई। अब यहाँ पे कैसे करोगे? तो यहाँ पे लिमिट कंडीशन लगेगी। क्या लगेगी बेटा? कभी इसको बड़ा करेंगे, कभी इसको बड़ा करेंगे, ठीक है कि नहीं है? देन आफ्टर ऑर्डर दिया जाएगा। तो इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी थोड़े अलग आएंगे, इनसे अलग आएंगे। लेकिन अभी केवल अपन को इसी की चर्चा करनी है, केवल ये बाद में देखेंगे अपन इस टाइप के, ठीक है भाई। तो ये आपका रेट लो हो गया। रेट लो क्या है? एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है विच गवर्न रेट ऑफ रिएक्शन, एंड कोरिलेट रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज विच टेक पार्ट इन रिएक्शन। कोई दिक्कत? एक्सपेरिमेंटल है, खास बात क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। और देखो और क्या दे रहा है आपको? ऑर्डर गवर्न कर रहा है आपको। साथ में जो के है, क्या है बेटा? के यहां पे रेट कांस्टेंट है। क्या है बेटा? के यहां पे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो रेट कांस्टेंट की बात जब अपन करें तो ये एक तरीके से ये हो गया, देखो, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। क्या भाई? स्पीसीज डिवाइडेड पावर ऑर्डर। ये ऐसे ही है, कोई दिक्कत? देख लो आराम से। और रेट को अपन कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन पावर एन। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को अपन डिवाइड में ले जा सकते हैं इसके, ठीक है कि नहीं है? तो ये देखो, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन 1 टाइम। ये आपका क्या बन गया बेटा? के की बेसिक इक्वेशन बन गई।
अब इसको और भी अपन इलेबरेट करेंगे और भी मैग्नीफाइंड करेंगे। देखो आराम से समझना, इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगी तो माइनस n लगेगा। हाँ भाई, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे टाइम -1 कर देता हूँ मैं। अब कॉन्सेंट्रेशन को काय में लेते हो आप लेते हो मोल पर लीटर, यही लेते हो बेटा 1 माइनस n। और टाइम को काय में लेते हो सेकंड में। और n क्या है यहाँ पे, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। तो कई बार क्या होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, नेट की एग्जाम में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट पूछी हुई है, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी हुई है। जेम की एग्जाम में पूछी हुई है, किसी की भी पूछ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर की पूछ लेता है। क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो हल्का ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा भारी नहीं आता। लेकिन फिर भी लोग बाग उन क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं, वो कहलाती हैं सिली मिस्टेक्स। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सिली मिस्टेक्स से बचना है। कई बार क्या होता है कि दिमाग कुछ और सोचता है, आंखें कुछ और विजुलाइज करती है, तो वो टिक करके अपन आगे निकल जाते हैं। अपन को क्या करना है, दिमाग और अपनी जो आंखें हैं उनको एक तरीके से कोरिलेट करना है, ठीक है कि नहीं। ये लिखा हुआ होगा जीरो ऑर्डर, दिमाग पढ़ रहा है फर्स्ट ऑर्डर, समझ में आई बात। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन के की डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट आप दे सकते हो, ठीक है बेटा। वो देख लेते हैं अपन के की कौन कौन सी यूनिट होगी, वो अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि n इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगी तो n की वैल्यू 0, तो यहाँ पे K0 क्या आएगा, मोल लीटर 1, इसकी पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये किसकी यूनिट है, ये रेट की यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, देख लो आप खुद। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है बेटा, जब अपन लिखते हैं रेट इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, है ना, तो पावर 0 लगती है। ये पावर 0 1 हो जाती है, तो रेट और के की वैल्यू क्या हो जाती है, के की वैल्यू सेम हो जाती है। जो के आएगा वही रेट आएगा, जो के की यूनिट रहेगी वही रेट की यूनिट रहेगी, या जो रेट की यूनिट है वही के की यूनिट है, ठीक है नहीं है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर का अपन देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का भी चेक कर लेते हैं बेटा। n इक्वल टू अगर 1 लिया मैंने, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन K1 लगा देते हैं, लगा दिया K1, तो मोल लीटर, देखो आराम से 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये तो 0 हो गया, 0 तो ये टर्म 1 हो गई, तो आपकी इसकी यूनिट क्या बन गई, सेकेंड इनवर्स। टेबल के रूप में लिख लेना। तो ये आपकी सेकेंड इनवर्स बन गई है। उसके बाद में आप सेकेंड ऑर्डर की भी निकाल सकते हो, काहे की निकाल सकते हो बेटा, सेकेंड ऑर्डर की भी निकाल सकते हो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में n इक्वल टू 2 है, तो K2 की वैल्यू जो आएगी वो मोल लीटर, और यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मोल लीटर -1, -1 है, रिवर्स कर दो तो ये आ जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर की निकाल सकते हो। जैसे थर्ड ऑर्डर की जो है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर की क्या आएगी बेटा, K3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मोल इनवर्स -2, है ना, लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। आप चाहो तो नेगेटिव ऑर्डर की भी दे सकते हो। किसकी दे सकते हो बेटा, नेगेटिव ऑर्डर की भी आप दे सकते हो। तो मान लो कि माइनस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू कितनी आ गई, -1, नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप क्या लिखोगे, मोल लीटर 1 माइनस -1 सेकेंड इनवर्स। तो ये तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया ना, तो मोल स्क्वायर
लीटर -2 सेकेंड। तो देख लेना आराम से, देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल और केवल इनवर्स का फर्क है। फ्रैक्शनल ऑर्डर की भी दे सकते हो, आपकी इच्छा हो जैसे दे सकते हो। ठीक है भाई, चले। तो ये तो अपने पास बात होगी किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, रेट लो की, और साथ में बात कर लिया अपन ने रेट कांस्टेंट की और रेट कांस्टेंट की यूनिट की। कोई दिक्कत। अब जो अपन चलेंगे वो चलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ऐसे तो फैक्टर जो हैं लिमिटेड पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको टोटल 12 फैक्टर बताऊंगा। पहला जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन का है, सेकंड प्रेशर है, थर्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, फोर्थ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है, फिफ्थ जो है पीएच है, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, रेडिएशन है, आयनिक स्ट्रेंथ है, इनर्ट गैस इफेक्ट है, कैटालिस्ट है, और सबके लास्ट में टेम्परेचर है। एक फैक्टर अपन और जोड़ सकते हैं, वो है पाथ ऑफ रिएक्शन। तो शुरुआत अपन पाथ ऑफ रिएक्शन से ही करेंगे। क्लियर है? तो एक बार फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, आप आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। देखो जो सबसे पहले अपन को फैक्टर देखना है वो देखना है पाथ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो इधर आराम से समझने की कोशिश करना बेटा। पाथ ऑफ रिएक्शन को सबसे पहला कौन सा है भाई, पाथ ऑफ रिएक्शन। कोई भी ऐसा फैक्टर जो पाथ को चेंज कर देता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी चेंज कर देता है। ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लेना बेटा। ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। मान लो कि आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, उसके दो पाथ हैं, दोनों पाथ में इक्वल टाइम नहीं लगता, अलग अलग टाइम लगता है। ठीक है, नहीं है, गूगल भी आपको बताता है दो रास्ते हैं, ये 5 मिनट स्लोअर है, ये 5 मिनट फास्टर है। आता है कि नहीं आता? तो जब भी पाथ चेंज होता है रिएक्शन का पाथ चेंज होने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गई। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, व्हेन चेंज ऑफ पाथ अकर फॉर ए रिएक्शन। ठीक है कि नहीं है? देन there must be change in rate of reaction. There must be change in rate of reaction। पहली चीज तो ये फिक्स कर लो। ठीक है कि नहीं है? पाथ ऑफ रिएक्शन चेंज होने पर क्या होता है, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर अपन बता देते हैं, मैं बता देता हूं आपका, टाइम। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं पहले। ठीक है कि नहीं है? और आपको पता है रेट जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी ऐसे। ठीक है कि नहीं है? ज्यादातर रिएक्शंस के लिए ऐसे होता है, बताया था मैंने रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उनके लिए ये है। ठीक है, रेट और टाइम में अगर कर्व खींचेंगे तो ये ज्यादातर रिएक्शंस के लिए फॉलोअप होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मैंने बताई थी ऑटो कैटालाइज्ड रिएक्शन, इंड्यूस रिएक्शन या फिर चेन रिएक्शन, उनमें रेट और टाइम के बीच में ऐसा कर्व आता है। दो फैक्टर हो गए आपके। थर्ड फैक्टर आप चेक करोगे, थर्ड फैक्टर आपको चेक करना है। थर्ड फैक्टर अपन लेंगे रेट लो से, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर रेट लो आपको ये बोलता है कि आपकी जो रेट है वो रिएक्टेंट के इस प्रकार से, मान लो ये रिएक्शन है A B C D। ठीक है बेटा,
कोई दिक्कत। तो रिएक्टेंट के फलस्वरूप प्रोपोर्शनल है रेट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप देख रहे हो यहाँ पे। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपन लेंगे यहाँ पे, मान लो कि आपने रेट ले लिया और आपने यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन ले ली, तो आपका स्ट्रेट लाइन करवाएगा, यानी कि रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होएगा। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो रेट भी इंक्रीज होएगा, लेकिन ये एक लिमिटेड तक ही लागू होता है। शूड ऑर्डर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है कि नहीं है। अगर आप कंसंट्रेशन जो है इसकी ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो ये बढ़ता जाएगा, उसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। रेट आपकी चेंज नहीं होगी, एक लिमिट तक ही आपकी चेंज होगी, ठीक है। घर पे आप देखा करो कि घर पे रोकने टोकने वाले होते हैं। अपन घर से कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, कोई बोलते कहाँ जा रहा है भाई, तो अपन क्या सोचते हैं, यार अपना काम बिगड़ेगा इससे, 5 मिनट बैठ के चाय वाय पी के या पानी वानी पी के फिर निकलते हैं अपन, यही होता है। लेकिन मान लो कि घर में एक ऐसा सदस्य है, बड़े बुजुर्ग हैं, जो पता है भाई टोकिंग है, तो एक सैचुरेशन के बाद उनकी टोक का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन एक लिमिट तक, उस लिमिट के बाद में नहीं करेगी, ठीक है कि नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बेटा कि चलो ये तो मैंने बता दिया कि ये इस प्रकार से, मान लो कि रेट जो है पावर 0, यानी कि ए पर डिपेंड ही नहीं करी। जब ए पर डिपेंड नहीं करती है तो रेट और ए की कंसंट्रेशन में जो है आपका कर्व ये आएगा, कोई दिक्कत, कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि हर बार यही कर्व आए, ये तो ऑर्डर वाइज चेंज होएगा आपका। लेकिन जनरली क्या होता है, जीरो ऑर्डर को छोड़ दो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ दो, ठीक है कि नहीं है, या उन रिएक्शंस को छोड़ दो जिनमें रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं होता, उन सब में कर्व ऐसा ही आएगा। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई, अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का रोल ही नहीं होता, रोल जो होता है सारा का सारा फोटो या फोटोन का या रेडिएशन का होता है। दूसरी रिएक्शन आप कैटालाइज रिएक्शन ले लो, जैसे आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, ठीक है कि नहीं है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, बेंजीन का करवा रहे हो, वहाँ पे सबस्ट्रेट का रोल नहीं होता, सारा रोल होता है वो किसका होता है, कैटालिस्ट का होता है। तो उन सब में इसी टाइप के कर्व आएंगे। और जैसे सेकंड ऑर्डर हो गई, तो सेकंड ऑर्डर में कर्व जो आएगा वो अलग तरीके का आएगा। मैंने कर्व का आपको समझा दिया है, कर्व का आप चेक कर लेना, सेकंड ऑर्डर में कुछ ऐसा आएगा कर्व, क्लियर है, कोई दिक्कत, कर लेंगे इनकी बात और। लेकिन एक बार कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया। कई बार क्या होता है, जैसे एक शुरुआत में मैंने बताई थी रेट इज इक्वल टू के, ओजोन डिप्लीशन की बताई थी मैंने, O2। तो इसका मतलब इसका कर्व कैसा आएगा, इसका कर्व ऐसा आएगा जब O2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट के रेस्पेक्ट में। नहीं समझ में आई बात, याद आया कुछ, बताया था ना। तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो ये इंपॉर्टेंट, हर बार यूनिवर्सल बात बोलनी जरूरी नहीं है अपन को, ठीक है कि नहीं है। वो देख लेना, रेट लो जैसे बोलेगा वैसे आपकी रेट इंक्रीज होगी, रेट लो बोलना चाहिए। इसमें रेट लो नहीं बोला, क्या है भाई, पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, इसमें बोला 0 है कांस्टेंट, इसमें बोला स्क्वायर है, ये किसके लिए है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ऐसे आ गया, इसमें क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, इस प्रकार से आ गया, हर जगह अलग अलग आता है। तो हमने 3 फैक्टर देख लिए हैं बेटा। पहला देखा है आपने पाथ, दूसरा देखा है, दूसरा क्या देखा है बेटा, दूसरा देखा है टाइम, तीसरा देखा है आपने कॉन्सेंट्रेशन, और फोर्थ अपन देख रहे हैं बेटा प्रेशर। क्या देख रहे हैं बेटा, प्रेशर। तो प्रेशर के लिए ध्यान रखना आप, प्रेशर के लिए आपको चेक क्या करना है मैं बता देता हूं कि प्रेशर वाला कंसेप्ट जो है केवल और केवल गैसियस फेज रिएक्शंस पर ही लागू होता है, हर जगह लागू नहीं होगा। लिक्विड फेज सॉलिड फेज में अगर रिएक्शन हो रही है तो प्रेशर का कंसेप्ट लागू नहीं होगा। प्रेशर का कंसेप्ट केवल और केवल कहाँ लागू होता है, गैसियस फेज रिएक्शन में। और जब गैसियस फेज रिएक्शन लेते हैं तो अपन ये इक्वेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते, और यहाँ पे अपन इसको क्या बनाते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे। देखो आप देखो सी जो पी है वो सीधा सीधा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन के।
इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाऊंगा आपको। तो इसका मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है रिएक्शन की, तो प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो तो एक तरीके से क्या बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो रेट कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है नॉर्मल रिएक्शंस का। जीरो ऑर्डर एक्सेप्ट उन रिएक्शन को छोड़ दो, उनका कोई मतलब नहीं है। मैं समझा देता हूं इसको, क्योंकि अगला फैक्टर कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है इसी कंसेप्ट से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये अपना एक कंटेनर है, मान लिया एक कंटेनर अपना ये है, मान लिया दोनों कंटेनर एक ही हैं, और यहां पे अपन गैसियस मॉलिक्यूल हैं उनको रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अभी कंटेनर की स्थिति देखो आप, कंटेनर की स्थिति देखो, देख लिया आपने कंटेनर की स्थिति, कोई दिक्कत। और यहां पे ये मान के चलो कि भाई ये पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगाते हैं, लगा दिया। यहां से जो प्रेशर लगा रहा है वो गैस का प्रेशर है, पी गैस, और यहां से जो प्रेशर लग रहा है वो पी एक्सटर्नल है। गैस इस स्टेट में और डिटेल से बात करेंगे, थर्मो में भी बात करेंगे, ठीक है भाई। और यहां पे अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, भग रहे हैं इधर उधर, सही है नहीं है। और कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो मॉलिक्यूल के कोलिजन से बनता है, इफेक्टिव कोलिजन से बनता है कि नहीं बनता, ठीक है नहीं है। अब मैं ये जो पिस्टन है उस पिस्टन को किसका के यहां ले आता हूं, क्या कर लेता हूं बेटा, पिस्टन को किसका के यहां ले आता हूं। ये पिस्टन आ गया आपका, ये पिस्टन यहां पे आ गया। आपने क्या किया, पी एक्सटर्नल को ग्रेटर कर दिया पी गैस से, और आप पिस्टन को कहां लिया है, नीचे। तो एक्चुअल में जो यूनिट वॉल्यूम है आपका, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए क्या, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में। अगर यहां पे बात करें यूनिट वॉल्यूम में 3 से 4 मॉलिक्यूल थे, यहां पे देखो 10-15 मॉलिक्यूल है डायग्राम में। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गए, तो यूनिट वॉल्यूम पर क्या होता है बेटा, कोलिजन होती है, टक्कर होती है। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, क्या भाई, हाँ जी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। और इसी को अपन कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, Z। अगर Z इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेट रूप से रेट इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो यही है जो कोलिजन थ्योरी ने दिया था। और आपको पता है रेट के प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो गया तो आपकी रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका चौथा और पांचवा फैक्टर भी यहां कवर करवा दिया है कि प्रेशर जब बढ़ाओगे तो गैसियस फेज रिएक्शन में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इंक्रीज होगा, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिससे रेट बढ़ जाएगी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को भी अपन बोल सकते हैं कि अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो रेट कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, कोई दिक्कत। तो कितने फैक्टर हो गए अपने पास हो गए 4 फैक्टर, और पांचवा फैक्टर कोलिजन फ्रीक्वेंसी है आपका, ठीक है बेटा, इसको भी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट जो फैक्टर है अपना, वो फैक्टर है कौन सा था भाई, 6 नंबर पे, 6 नंबर पे था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करें अपन सरफेस एरिया की बात करें तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए रिएक्शन के लिए, ठीक है बेटा। तो सरफेस एरिया किसका भाई, रिएक्टेंट का, वो ज्यादा होना चाहिए रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे रेट बढ़ती है आपकी। क्यों बढ़ती है मैं समझाऊंगा। एक जिंक आपने लिया है ग्रेनुलर, दानेदार, और आपने H2SO4 डाला है, तो आपको पता है जिंक जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की कैटेगरी में आती है। और जब भी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के कांटेक्ट में आती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीव करती है, H2 गैस आपकी बाहर जाएगी। तो यहां पे रेट ऑफ
एलिवेशन ऑफ H2 गैस 1 ले लेते हैं अपन, और एक जो लिया है मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है। कौन सी फॉर्म में लिया है बेटा? पाउडर फॉर्म में लिया है, वही H2SO4 है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर, और यहां पे रेट 2 है। तो आप कंपैरिजन करोगे, रेट 2 बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? रेट 1 के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। देखा करो, आपको समझाऊंगा मैं बहुत सिंपल तरीके से। जो बड़े लोग होते हैं वो दवाई ले लेते हैं टैबलेट की फॉर्म में, ले लिया। अब उनके असर जो करती है वो करती है आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद। वो जब तक एडजस्ट कर लेते हैं, सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में सहनशीलता नहीं होती, बच्चा रोता रहता है, ठीक है कि नहीं है? तो बच्चों में क्या करते हैं, कभी भी देखा करो, उस दवाई का पाउडर फॉर्म दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? पीस के दिया जाता है या सस्पेंशन बना के दिया जाता है, जिससे वो रिएक्शन तेजी से करे बॉडी में जाकर। समझ में आई बात? और कई बार क्या होता है, अपने जैसे लड़ाई वड़ाई हो जाती है, कोई पंगा वंगा हो गया, तो अपन ये बोलते हैं आजा मैदान में। बोलते हैं नहीं बोलते? मैदान में आने का क्या मतलब है? मैदान का सरफेस एरिया ज़्यादा है, रिजल्ट निकल के आएगा। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़ोगे तो कोई ना कोई अलग कर देगा। समझ में आई बात? तो हमेशा सरफेस एरिया जो है वो रेट को इंक्रीज करेगा, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है 7th फैक्टर अपन चेक करने जा रहे हैं बेटा, और 7th फैक्टर अपन चेक कर रहे हैं, वो देखना 7th फैक्टर क्या है। वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई। अब आपने ज्यादातर जो रिएक्शन है वो कौन सी फेज में पड़ी है? गैसियस फेज में। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लिक्विड फेज में रिएक्शन होती है। कौन सी में होती है बेटा? लिक्विड फेज में होती है। और बहुत कम रेयर एग्जांपल देखा होगा आपने सॉलिड फेज रिएक्शन का, यानी कि सॉलिड फेज रिएक्शन रेयर है, बहुत कम होती है, न के बराबर, ठीक है कि नहीं है? और आप देखा करो लिक्विड फेज में रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो काइनेटिकली ज्यादा एक्टिव हैं बजाय लिक्विड मॉलिक्यूलों के और सॉलिड मॉलिक्यूलों के। भाई सॉलिड फेज में जो मॉलिक्यूल है अंदर के अंदर, या उसके इलेक्ट्रॉन्स, एटम, कुछ भी बोल दो, वो इतने ज्यादा मूवेबल नहीं होंगे जितने गैसियस फेज में होते हैं। गैसियस फेज के मॉलिक्यूलों के पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, हाई मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, जिस कारण से गैसियस फेज रिएक्शन जो है हमेशा तेजी से होती है। इसका भी एग्जांपल है। कफ के लिए आप लिक्विड सिरप लेते हो, अपने को तो रिलीफ आ जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन बच्चों को क्विक रिलीफ की जरूरत होती है। तो वही कफ सिरप जो है वो अपन मास्क या भाप के द्वारा देते हैं, साल्ब्यूटामॉल, जो अपन लिवोसिट्रिजिन, ठीक है कि नहीं है? देते हैं कि नहीं देते? तो भाप के द्वारा लेते हैं, तो गैसियस फेज में वो जाके क्विक रिएक्शन करती है, जिससे बॉडी में तेजी से रिलीफ आता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल लीजिए। नेक्स्ट जो है अपन चेक करने, वो चेक करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या चेक करेंगे? देखो जो नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। 8 पॉइंट आ गया आपके पास। ये कोई रिएक्शन है, ठीक है नहीं, जिसमें सोडियम एसीटेट की रिएक्शन किससे हो रही है? CH3I से। तो ये जो एसीटेट आयन है वो इसको बाहर निकालेगा, NaI बनेगा और ये बनेगा। अब ये ध्यान रखना कि DMF में जो रिएक्शन हो रही है, अगर ये रिएक्शन DMF में करवाई जाती है तो वो 10⁶ टाइम ग्रेटर है किसके कंपेरिजन में? अगर ये रिएक्शन मेथनॉल में करवाई जाए तो। क्यों? क्योंकि मेथनॉल क्या करेगा, वो जो एसीटेट आयन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। क्या कर लेगा? H बॉन्डिंग कर लेगा। जो H बॉन्डिंग क्या करती है, रिएक्शन में भाग लेने वाले जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड को रिटार्ड कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इंटरेक्शन आपका जुड़ गया है। अब जब कभी भी इसको रिएक्शन में जाना होगा तो इस इंटरेक्शन को तोड़ के जाना होगा, और तोड़ के जाने के लिए जो एनर्जी है वो अपनी एनर्जी में से लेगा, और फिर एफिशिएंसी भी कम होती है, ठीक है नहीं है? दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है आपको, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो विस्कस सोलवेंट होता है, विस्कस सोलवेंट, उनमें भी रिएक्शन स्लो होती है। क्या होती है? ये विस्कस सोलवेंट भी रिएक्शन को रिटार्ड करते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि वो जाड़ा हो जाता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो पड़ जाती है। किसकी? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है वो है अपना पीएच।
क्या है बेटा, पीएच। कौन सा फैक्टर था भाई, ये 8 नंबर का था, 9 नंबर का ले लेते हैं अपन। 9 नंबर का कौन सा बेटा, पीएच है, पीएच, ठीक है। तो पीएच क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में पाथ को चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे आपने रिएक्शन देखी होगी KMnO4 की, ठीक है। अगर एसिडिक पीएच यानी पीएच जो है पीएच जो है वो 7 से कम है, क्या है बेटा, पीएच जो है वो 7 से कम है, तो यहां पे Mn+2 में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। और अगर पीएच जो है 7 से ज्यादा है तो ये वाला नहीं मिलेगा, दूसरा मिलेगा। तो पीएच क्या करता है बेटा, किसको चेंज कर देता है, पाथ ऑफ रिएक्शन को। मैंने आपको बताया था पाथ जब भी चेंज होगा रिएक्शन चेंज हो जाती है। एक रिएक्शन जो 12th में पढ़ी होगी आपने, वो देखो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन देखा होगा आपने, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन देखा होगा। पीएच अगर 7 से कम है तो एनिलीन बनती है, ठीक है भाई। और अगर पीएच 7 के बराबर है तो हाइड्रोक्सिल एमीन स्पीसीज बनती है, NaOH। और अगर बेसिक मीडियम का पीएच यानी कि पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो यहां पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। एजोबेंजीन बन सकती है, हाइड्रो एजोबेंजीन बन सकती है, या एजोक्सीबेंजीन बन सकती है। क्या बन सकती है, एजोक्सीबेंजीन बन सकती है। तो पीएच भी क्या करता है, पाथ को। अब एक चीज बताओ मेरे को, जब पाथ को चेंज कर दिया तो क्या इसकी और इसकी तीनों की रेट सेम होगी, क्या नहीं होगी, रेट कभी भी सेम नहीं होगी, रेट अलग अलग होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो है रेडिएशन। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेडिएशन ले रहे हैं अपन। कौन सा फैक्टर आ गया, 10 नंबर का, रेडिएशन। रेडिएशंस, तो रेडिएशंस जो हैं ज्यादातर इफेक्ट डालती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के ऊपर। जहां पे फोटोकेमिकल रिएक्शन आ गई, रेडिएशन का यूज वहां होगा। और रेडिएशन की भी इंटेंसिटी का यूज करते हैं ज्यादातर, जो है वो रेट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन ले रहे हैं उसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। कोई दिक्कत, जरूरी नहीं है कि ये वाला फंडा हर जगह लगे, पहले कह रहा हूं मैं, है ना। ज्यादातर रिएक्शंस में ये लगता है कि जब किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो रेट बढ़ जाएगी। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम फोटोकेमिकल रेडिएशन काम में ले रहे हैं, उस फोटोकेमिकल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, समझ में आई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो अगर आप उसको किसी मेटल के ऊपर इंपैक्ट करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और अगर आपने उस रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हो गया टाइम पीरियड बढ़ाना, काफी देर तक एक ही जगह। जैसे मान लो कि सूरज है, सूर्य देवता है अपने, अपन इस घर से निकले और उस घर में एंटर होना है, बीच में धूप है, तो अपन एंटर हो गए, अपन को धूप लगी नहीं। लेकिन मान लो कि यही घर अभी आधा किलोमीटर दूर है, तो हमें काफी देर तक सूर्य के टच में रहना पड़ेगा और वो अपन को चुभेगा, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उस टाइम पे। समझ में आई बात। तो इंटेंसिटी का सीधा सीधा रिलेशनशिप टाइम से है। अगर किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को लंबे टाइम तक किसी के ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ी हुई आएगी। वैसे भी इंटेंसिटी जो है अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेट रूप से बढ़ेगी। अगर वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाई है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से अपन इंटेंसिटी का जो दे सकते हैं वो केवल फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर ही दे सकते हैं। कोई दिक्कत। देखो इधर नेक्स्ट जो है 11th नंबर का अपना क्या था बेटा, 11th नंबर का था अपना सोल्ट इफेक्ट। तो आप सोल्ट इफेक्ट को केवल यहां यही कह के छोड़ोगे, कुछ नहीं करना, कि ये जो सोल्ट इफेक्ट है ना, काइनेटिक सोल्ट इफेक्ट अपन बोल सकते हैं।
आयनिक स्ट्रेंथ जिसको अपन बोलते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट होता है केवल और केवल आयनिक रिएक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर होता है? आपने एक इक्वेशन देखी होगी, ब्रोंस्टेड बेजरम इक्वेशन, याद हो तो, ये उसमें भी चलती है, इनऑर्गेनिक में भी चलती है, और किस में चलती है बेटा? फिजिकल में भी चलती है, जिसमें इनऑर्गेनिक अपन लेते हैं, ठीक, फिजिकल भी जिसमें इलेक्ट्रो पढ़ते हैं, 018, ठीक है, Z प्लस Z माइनस रूट आई, याद आया कुछ? तो अगर ये बढ़ाओगे तो रेट आपकी इंक्रीज होगी। इसको अपन डिटेल से करेंगे बेटा, सोल्ट इफेक्ट को अपन बहुत डिटेल से करेंगे, बहुत डिटेल चर्चा करेंगे सोल्ट इफेक्ट की, ठीक है, ये क्योंकि अपने जो हाई लेवल एग्जाम्स होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर है। कौन सा है बेटा? टेम्परेचर। कोई एक आधा रह गया हो तो बता देना मेरे को लग रहा है कि एक आधा छूट गया, क्योंकि एक आधे एक्स्ट्रा बता दिए मैंने। टेम्परेचर इफेक्ट, तो आपको मैं बता दूं कि 99% ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन पर टेम्परेचर का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब हो गया कि जब कभी आप रेट या के को ऑब्जर्व करोगे और उसको आप टेम्परेचर इंक्रीमेंट में ले रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन 99% रिएक्शंस की जो है वो आपको पता है इस प्रकार से इंक्रीज होगी। इसको एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट बोल दो, इसको पैराबोलिक इंक्रीमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है? नहीं है, पैराबोलिक इंक्रीमेंट है ये। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शन है उनमें K इज प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। तो ये जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू क्या बनेगी? y इज इक्वल टू x की y इज इक्वल टू e की पावर -1 अपॉन x की इक्वेशन आएगी। और इस प्रकार का इनमें कर्व आता है ज्यादातर, जिनको अपन एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है? नहीं है, तो जब कभी भी आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस टेम्परेचर का इफेक्ट रेट पर या रेट कांस्टेंट पर हमेशा और हमेशा एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट का होगा या पैराबोलिक इंक्रीमेंट होगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन पर यह इफेक्ट नहीं देखा जाता। तो सबसे पहले जो है अपनी यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है बेटा अपनी, कौन सी है? रेडिएशन वाली, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना, ठीक है? नहीं है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर किसका इफेक्ट नहीं होता बेटा? टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। तो देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिन पर टेम्परेचर जिन पर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी रेट या रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। सोच के देखो कौन कौन सी रिएक्शन है, तो मैं बता देता हूं। एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन आएगी, ठीक है भाई। दूसरी रिएक्शन आप ले सकते हो बेटा, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो हैं उनके ऊपर भी नहीं आती हैं। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो हैं या रेडियो एक्टिव प्रोसीजर है, जैसे डीके वगैरह होता है, अल्फा बीटा डीके, उसके ऊपर भी टेम्परेचर इफेक्ट नहीं आता है। न्यूक्लियर रिएक्शन है, उनके ऊपर भी नहीं आएगा टेम्परेचर इफेक्ट। तो ये तीन रिएक्शन ऐसी हैं जिन पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं आता है। क्लियर है? इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, कल वापस टेम्परेचर को अपन समझेंगे और टेम्परेचर इफेक्ट को जानेंगे। दोबारा से समझाऊंगा पूरा टेम्परेचर वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं है, लास्ट फैक्टर था अपना टेम्परेचर, इसी को डिटेल से करना है और इससे रिलेवेंट क्या क्या क्वेश्चन अपनी एग्जाम में आए हैं वो जरूर देखेंगे, ठीक है? नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।